हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्मार्ट होम लोन। फ्रेंड्स, आज के इस युग में हम रेगुलरली डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और अब हम साधन संपन्न भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कंसिडरेबली इंक्रीज हो गई हुई है। हमारे शौक और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें एक साधन मिल गया है। दोस्तों, आज कोई भी डिसीज़न लेने के लिए हम समर्थ हैं और इसके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी हमें बहुत हेल्प कर रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को पूरा सुनें और ध्यान से सुनें, तभी आपको हर चीज़ प्रॉपरली समझ आएगी। दोस्तों, आज की डेट में एक साधन संपन्न व्यक्ति की हमें 3 से 4 किस्तें बड़े आराम से दिख जाती हैं, बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ पेइंग दीज EMIs। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये कोई भी लोन जब हम किसी बैंक से लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एक कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन में हमारा जो फ्लैट या अपार्टमेंट या जो घर है वो बैंक के पास मॉर्गेज हो जाता है। सिमिलरली कार लोन के केस में कार हमारी बैंक के नाम पे मॉर्गेज हो जाती है। कोई कंज्यूमर लोन हमने लिया है तो वो जब तक हम उसकी रीपेमेंट कंप्लीट नहीं कर देते हैं उसकी ओनरशिप बैंक के नाम से ही रहती है। दोस्तों, हमने अलग अलग बैंक से, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हमने लोन ले रखे हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है, अगर किसी परिस्थितिवश इंडिविजुअल किसी समस्या से जूझता है तो उसके लोन रिलेशनशिप्स बैंक में डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका साथ बैंक 24 घंटे हर वक्त दे सकता है। हो सकता है कि आपके सगे संबंधी आपके साथ खड़े ना हो, लेकिन आपका बैंक आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, प्रोवाइडेड हम उसमें कोई डिफॉल्ट ना करें। इसलिए आज की डेट में ये एक क्राइम है कि आप बैंक के EMIs को डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें हम एक ही लोन से अपने सारे शौक और सारी ज़रूरतों को एक ही लेवल पे पूरा कर सकें? क्या ये पॉसिबल है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हम कुछ चीज़ों को स्मार्टली मैनेज करें। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यही हैं कि एक होम लोन के रिलेशनशिप को अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगे आप उसको एक ही अकाउंट में पूरा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपसे एक एक करके शेयर करता हूँ। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले आप अपने बैंक का चुनाव बड़ी सावधानीपूर्वक करें। ऐसे बैंक को चूज़ करें जिसके साथ आप 25 से 30 साल लॉन्ग टर्म जिसको आप मैनेज कर सकें, जिसके ऑपरेशंस भी ईजी हों। नंबर 2, आप अपना मैक्सिमम टेन्योर को अवेल करें अपने हाउसिंग लोन के ऑप्शन में। नंबर 3, आप अपने लोन की रीपेमेंट और प्रीपेमेंट रेगुलर तरीके से ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ ज़रूर करें, उसको उसी तरह से मैनेज करें। नंबर 4, छोटे छोटे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स बनाएं, जैसे 6 मंथली, 3 मंथली और ईयरली, जिसमें सेविंग करके आप उनको रेगुलर इंटरवल में आप उनसे प्रीपेमेंट करें, जो आपको हेल्प करेंगे आपके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतने अमाउंट पे रिड्यूस करने का। नंबर 5, अपने फ्यूचर की जो आपकी लोन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके आप एक ही लोन अकाउंट में समाहित करें। नंबर 6, रेगुलर रीपेमेंट का रेगुलर सोर्स क्रिएट करें। नंबर 7, लोन अमाउंट को जल्द से रीपे करने के टारगेट पॉलिसी पे काम करें। अगर हम एक हाउसिंग लोन को स्मार्टली मैनेज करते हैं तो हमें एक ही कोलैटरल के अगेंस्ट सारे लोन्स की प्रोविजनिंग हमारे फ्यूचर के लिए फुलफिल हो जाती हैं। केस स्टडी के तौर पे हम मान के चलते हैं एक प्रॉपर्टी जो हमने फाइनल की है वो 40 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है। मेरे पास मेरा 12 से 15 लाख रुपए का रिजर्व है और मेरी मंथली इनकम लेटर से 17,000 रुपये है।
अगर मैं इस इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करके चलता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 35,000 रुपये की किस्त मंथली अपनी रीपे कर सकता हूँ किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी भी एसेट के वो बनाने के लिए। सारा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है दोस्तों। जैसे हमने बात की थी कि आप अपना बैंक चूज़ करें और उसका मैक्सिमम टेन्योर रखें और उसका प्रीपेमेंट का प्रोविजनिंग करें। 35,000 रुपये की अगर आप किस्त दे सकते हैं तो 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप 10 लाख अपने पास से दे दें तो आपके पास सिर्फ 30 लाख रुपए की लोन की ही आपको ज़रूरत रह जाती है। बट अगर हम इसी लोन की प्रोविजनिंग को 10% एडवांस पेमेंट अपनी तरफ से करके बाकी की 90% लोन जो आज की डेट में बैंक्स में अवेलेबल है और मैक्सिमम टेन्योर लेट अस सपोज 25 या 30 साल का जो मैक्सिमम टेन्योर अवेलेबल है उसको हम लेके चलते हैं और उसको रेगुलर इंटरवल पे प्रीपे करते हैं, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट की फैक्टरिंग भी हो जाती है, मेरा लोन जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ उससे मेरे पास फ्यूचर की सारी लोन की प्रोविजनिंग की कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है। कैसे होती है? मान लो मैंने अपनी तरफ से 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए बिल्डर को दिया और 35 लाख रुपए का लोन मैंने बैंक से अवेल किया और उसकी मैंने टर्म्स रखी 25 साल की। सबसे पहले तो मैं जो मेरा मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो मैं बैंक से डिसबर्स कराऊंगा मैक्सिमम टेन्योर के हिसाब से। आज की डेट में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जिस दिन मेरा लोन डिसबर्स हुआ उसके दूसरे दिन से मैं प्रीपेमेंट कर सकता हूँ। आपको पैसा बिल्डर को ना देके आपने जो रिजर्व आपके पास 5 से 7 लाख रुपए का बच गया है उससे आप अपने प्रीपेमेंट प्लान करें रेगुलर इंटरवल में, क्योंकि जितने लंबे टेन्योर का आपने लोन लिया है उस सारे टेन्योर को आपको स्मार्टली अवेल करना है। तो आप पैसा बिल्डर को ना देके बाकी का जो 5-6 लाख रुपए है वो आप लोन अकाउंट में जमा कराएं, जिससे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट स्टेट वे 35 में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट स्टेट वे अगर आप 7 लाख रुपए जमा करा दोगे तो 28 लाख रह जाएगा। आपकी एक्चुअल की लोन की रिक्वायरमेंट भी वही थी, लेकिन उसका आपको एडवांटेज क्या हुआ? अभी जब आप रेगुलर प्रीपेमेंट उसमें करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 25 साल तक ही चलाइएगा। आप उससे जल्दी 5, 6, 7, 10 साल में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके उसको प्रीपे करेंगे और अपने जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको आप इसी में प्रीपे करेंगे तो आपके पास 2 या 3 साल में इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। कैपेसिटी का मेरा मतलब है कि जैसे 35 लाख रुपए का आपका लोन था तो आपने जो बफर था 5-6 लाख रुपए का वो बिल्डर को ना देके आपने बैंक को दे दिया। जो बैंक को दिया तो आपके लोन का एक एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक के पास चला गया बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से। वो एक आपके पास बफर क्रिएट हो गया। मान लो आपको 2 या 3 साल के बाद आपको इच्छा होती है कि मुझे अपनी कार चेंज करनी है और मुझे उसके लिए कार लोन अवेल करना है और उसके लिए आपको तकरीबन 5-6 लाख रुपए के फंड्स की ज़रूरत है। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक में जाएं और कार लोन ले लें। कार आपकी हाइपोथेकेट हो जाएगी, उस बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप चल पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर आप हाउसिंग लोन के अलावा अगर आप किसी और लोन की रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें नॉर्मल में 3 से 3.5% का फ़र्क होता है। जैसे हाउसिंग लोन आज की डेट में 7.5% पे अवेलेबल है। इफ़ यू गोइंग फॉर कार लोन तो आपको 9.5 से 10% का कार लोन मिलेगा। एजुकेशन लोन के लिए जाओगे तो वो भी तकरीबन 10% पे मिलेगा। अब जब आपको कार के लिए 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आपने जो एक्स्ट्रा प्री पेमेंट अपने लोन अकाउंट में होम लोन में की है आप वहाँ से टॉपअप के तौर पे अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं, जो कि आपको हाउसिंग लोन के रेट पे ही मिलेगा। सबसे बड़ा कैच क्या है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो हाउसिंग लोन के वही 7%, 7.5% पे मिलेगा और उसमें आपको टैक्स सेविंग की प्रोविजनिंग भी है। आपको टैक्स सेविंग भी उसमें मिलेगी क्योंकि वो होम लोन के हेड में है। जबकि अगर आप कार लोन लेते हो तो कार लोन पे आपको कोई हाउसिंग लोन का किसी तरह के डिडक्शन नहीं मिलते हैं। तो आपके लिए बफर क्रिएट हो गया। आपने अपने पैसे से ही कार के लिए प्रोविजनिंग कर ली और आपकी कार हाइपोथेकेट भी नहीं हुई है। जब आप अपने फंड्स से अपने रिसोर्सेज से पैसा दोगे तो आप किसी के भी साथ बैठ के बेटर नेगोशिएशन कर सकते हैं और आपको एक बेटर बार्गेन पावर मिल जाता है।
क्योंकि आपकी भाई एक ही प्रॉपर्टी है जो हाइपोथेकेटेड है बैंक के साथ, उसी के हेड में आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसी क्रम में आप अपने होम लोन से टॉप अप लेके हाउसिंग लोन के रेट पे ही अपने बच्चों की स्कूल की एजुकेशन की फीस को इजीली मैनेज कर सकते हो। अलग से अगर आप लोन लेते हो तो फिर भी आपको एक कोलेटरल देना पड़ता है। इस केस में आपकी 2 से 3 प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हो जाती हैं अलग अलग लोन में। बट अगर आप स्मार्टली होम लोन को मैनेज करें तो एक ही मॉर्गेज के अंदर आपके सारे प्रोविजनिंग्स फुलफिल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों पे हम गौर करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बड़े स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।